मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। मैं संतोष शर्मा, डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर क्लास 10th के जो अपना चैप्टर नंबर 1 जो है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य की आज पाठ नंबर 2 के अंदर अपने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वाटर यानी जल का अध्ययन करेंगे। वैसे आप ये कहेंगे कि सर हम जल के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन जब पढ़ाने आ गए तो कुछ चीज़ ऐसे ही बताएंगे जो आप नहीं जानते हैं। जो जानते वो ठीक है, लेकिन जो चीज़ ऐसी भी आएगी जिनको आप नहीं जानते और वही चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट है, जिनसे एक बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और अपने क्वेश्चन भी क्या होते हैं, गलत होते हैं। क्योंकि अपन हर बार हर चीज़ को एक नॉर्मल यानी नॉर्मल वे के अंदर अपन लेकर उसको अपन कार्य करते हैं, वही अपने एग्जाम के अंदर लिखते हैं, उसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रभाव अलग हो जाता है। इसलिए अपन कुछ ऐसी चीज़ जो पढ़ेंगे जो आप नहीं जानते हैं और उनको पढ़ने पर आपको लगेगा कि वास्तव में जल क्या है, एक जीवन है। अपन बार बार ये कहते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन असंभव है, जल बिना पिए रह नहीं सकता, बिना जल आदमी मर जाता है। ऐसे अपन क्यों कहते हैं, इन सब बातों का आज जो आंसर है इस आपके वाटर वाले चैप्टर के अंदर सब मिल जाएगा। वाटर इज द ओनली सब्सटेंस ऑन अर्थ which is naturally present in all three physical state solid liquid gas। ये क्या कह रहा है साहब, ये कह रहा है कि जल ही प्रकृति के अंदर पाए जाने वाला एक ऐसा पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से तीनों भौतिक अवस्थाओं के अंदर पाया जा सकता है। ठोस अवस्था में पाया जा सकता है, द्रव अवस्था में के अंदर भी पाया जा सकता है, तो गैसीय अवस्था के अंदर भी पाया जा सकता है। अब आप कहेंगे साहब कि ये ठोस अवस्था में जल कौन सा है, तो आपने आइस को देखा होगा, बर्फ़ को देखा होगा, वो जल की एक सॉलिड स्टेट होती है। लिक्विड जो अपन जल पीते हैं वो आप सब देखते हैं। और आप कहेंगे साहब गैस के रूप में जल कैसा होता है, तो आप एक भगोनी के अंदर पानी गर्म करते हैं और वो जल क्या होता है, वाष्प बनकर, वेपर बनकर जब उड़ने लगता है, तो उड़ता है फिर वो वापस आता है। ये एक जल चक्र आपने पढ़ा होगा। तो जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति पर तीनों भौतिक अवस्थाओं के अंदर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि ठोस अवस्था के अंदर, सॉलिड अवस्था के अंदर, लिक्विड अवस्था के अंदर और गैसीय अवस्था के अंदर ये पाया जाता है। अब अपन ये कहते हैं कि जल ही जीवन है। क्यों है, क्वेश्चन भी आता है कई बार, जल ही जीवन है, पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट ऑन शॉर्ट नोट्स ऑन वाटर इज लाइफ। ठीक है, तो ये क्या है, देखो जल ही जीवन क्यों है, इसमें हमने कुछ पॉइंट्स हमने लिख रखे हैं। वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, यानी जल को अपन जीवन क्यों मानते हैं। जल को इसलिए मानते हैं क्योंकि अपन जल का उपयोग बहुत जगह करते हैं। जैसे पीने के लिए अपन जल का यूज करते हैं, उसके बाद में फॉर कुकिंग फूड यानी भोजन पकाने के लिए हमें जल की रिक्वायरमेंट पड़ी, फॉर बाथिंग यानी नहाने के लिए हमें पड़ी, फॉर वॉशिंग द क्लॉथ्स यानी कपड़ों को धोने के लिए हमें जल की रिक्वायरमेंट पड़ी, एंड इन एग्रीकल्चर एंड फैक्ट्रीज यानी जो अपने उद्योग हैं या अपने कृषि हैं उनके अंदर ही हमें जल की आवश्यकता पड़ी। अपन खेतों के अंदर देखते हैं बारिश का पानी है या ट्यूबवेल का पानी है, उस पानी से अपन क्या करते हैं, फसल यानी अनाज पैदा करते हैं, या जितने अपने पेड़ पौधे लगे उन सबको क्या करते हैं, अपन पानी देते हैं। ठीक है, फसलों को पानी देते हैं, तो फसलों के अंदर यानी एग्रीकल्चर के अंदर बिना पानी के एग्रीकल्चर संभव नहीं है। इंडस्ट्रीज के अंदर आपने देखा होगा कि बिना जल के इंडस्ट्रीज भी असंभव है चलना। इसके अलावा नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए, यानी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके अंदर हमें जल की रिक्वायरमेंट होती है। अपन ये कह सकते हैं कि लगभग सभी क्रियाओं के अंदर हमें जल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आपने देखा, आगे देखा, it means it is a use in almost everywhere and it is used to digestion, circulation, excretion, etc. life process। यानी कुछ जैव प्रक्रम भी ऐसे हैं जिनमें हमें जल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे डाइजेशन यानी भोजन का पाचन जो है उसके अंदर हमें जल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जितनी भी अपने शरीर की मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है यानी उपापचय क्रियाएं हैं वो बिना जल के संपन्न नहीं होती है। जो भी अपनी उपापचय क्रियाएं हो, जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट, जो बेसिक मेटाबॉलिक जो रिएक्शन जो अपनी है वो किसके द्वारा संपन्न होती है, जल के द्वारा संपन्न होती है। तो बिना वाटर के वो भी क्या होती है, संपन्न नहीं होती है। तो अपना जो डाइजेशन सिस्टम है, अपना जो भोजन का जो डाइजेशन होता है वो बिना जल के संभव नहीं होता है। इसके अलावा सर्कुलेशन यानी परिवहन के अंदर तो परिसंचरण तंत्र जो होता है उसके अंदर भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, जल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे आप ब्लड देखो, एक क्या है, लिक्विड है, उसके अंदर भी जल की मात्रा होती होगी। ठीक है, इसी तरह से प्लाज्मा जो भी है यानी जल की
ये बिना सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी अधूरा है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आपने देखा होगा पसीने का जो उत्सर्जन होता है, जल की मात्रा है, मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, यानी जिन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को अपन बाहर निकालते हैं उनके अंदर भी क्या होती है, अधिकतर के अंदर जल की मात्रा होती है। तो यानी अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसके अंदर भी हमें जल की रिक्वायरमेंट होती है। यानी ऐसे जैव प्रक्रम हैं जिनमें हमें जल की आवश्यकता होती है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि जल ही क्या है, जीवन है, क्योंकि बिना जीवन के जल के जीवन असंभव है। वो आपको बताया क्यों असंभव है, क्योंकि हमें पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, उद्योगों के लिए, कृषि के लिए, पाचन के लिए, सर्कुलेशन के लिए और उत्सर्जन के लिए, इन तमाम प्रक्रियाओं के अंदर हमें जल की रिक्वायरमेंट होती है। यानी बिना जल के अपन इन क्रियाओं को संपन्न नहीं कर सकते हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो ये इसका आंसर था, जल ही जीवन है। क्यों, ये क्वेश्चन आता है कई बार कि इस पर आप शॉर्ट नोट लिखें। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, यानी पीने योग्य जो जल होता है उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। वैसे तो आप सब जानते हैं कि साफ पानी साफ होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, स्वाद अच्छा होना चाहिए, ये तो आप जानते ही हो, लेकिन फिर भी आपको बताएंगे। ठीक है, यानी सामान्य रूप से अपन ये कह सकते हैं जल जो पीने योग्य हो, यानी सिंपली मीन्स वाटर दैट इज सेफ टू ड्रिंक, जो पीने योग्य वाटर हो उसके अंदर कौन कौन से प्रॉपर्टीज, कौन कौन से गुण है इसके अंदर होने चाहिए। फर्स्ट हमने लिख रखा, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी विजिबल पार्टिकल, यानी उस जल के अंदर आँख से दिखने वाले ऐसे कोई कण या पार्टिकल उपस्थित नहीं हो जो अपनी बॉडी के लिए क्या हो, हार्मफुल हो। मतलब आप कहेंगे सर आपने कहा आंख से दिखने वाले नहीं होनी चाहिए, मतलब जो आंख से नहीं दिखे उसको तो आप पी लो, सही कहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहला पॉइंट अपना क्या है कि आंख से दिखने वाले पार्टिकल, यानी जिसको आप नॉर्मली अपन देख सकते हैं, कई बार अपन गिलास के अंदर पानी लेके आते हैं, उसके अपन कुछ पार्टिकल्स ऐसे पड़े रहते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, उनको अपन क्या करते हैं, गिराते हैं नीचे, उस पानी को हम पीते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, एक कंटामिनेटेड वाटर हो चुका है। दूसरा है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी आपको मैंने कहा आंख से दिखने वाले कणों को, तो आपने क्या कहा कि सर जो आंख से नहीं दिखे उसको तो अपन पी ले, नहीं। अब उन्हीं की अपन बात करें कि जो आंख से नहीं दिखने वाले हो, जैसे सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म, वो भी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे जल को उबाल लें, जल को फिल्टर कर लें, या उबाल कर पानी को ठंडा करके पिएं। तो ऐसे कुछ प्रोसेस हमें अपनाने होंगे जिसके कारण कुछ दिखने वाले तो हमारा आंख से दिखे वो भी नहीं होने चाहिए, जो आंख से नहीं दिखे वो भी इसके अंदर क्या हो, जो सूक्ष्म जो जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो भी उस जल के अंदर नहीं होने चाहिए। थर्ड है, इट शुड हैव प्रॉपर पीएच, यानी उस जल की प्रॉपर पीएच होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो अपन पी रहे हैं जल वो एसिडिक हो, यानी उसका एसिडिक यानी अम्लीय पानी हो, या उसकी पीएच ज़्यादा हो, मतलब वो क्या हो, बेसिडिक हो। यानी नॉर्मल पीएच होनी चाहिए एकदम, बीच में ना तो एसिडिक हो ना क्या हो, बेसिडिक हो, तो प्रॉपर पीएच होनी चाहिए। उसके बाद लिखा, अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन एंड मिनरल्स, यानी उस जल के अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए, साथ ही खनिज लवण घुले हुए होने चाहिए। तो यदि ये गुण उसके अंदर है तो वो जल क्या है, पीने योग्य होता है। मतलब जल साफ होना चाहिए, आंखों से दिखने वाले पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, नहीं दिखने वाले सूक्ष्म जो जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी नहीं होने चाहिए। उसकी पीएच प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर मात्रा के अंदर ऑक्सीजन होनी चाहिए, और प्रॉपर मात्रा के अंदर क्या होनी चाहिए, खनिज लवण घुले हुए होने चाहिए। तो वो जल क्या होता है, पोर्टेबल होता है, यानी पीने योग्य जल होता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि जल जीवन क्यों है और पीने योग्य जल के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, जिस जल को अपन आसानी से पी सकें और पीकर अपने शरीर की उपापचय क्रियाओं को अपन संचालित कर सकें। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं फंक्शन ऑफ वाटर एंड, जल के क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहले, रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर से जो जहरीले पदार्थ हैं उनको बाहर करने में, यानी उनको बाहर निकालने में भी जल का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब आप ये पूछेंगे कि सर ये जो जल जो है अपनी बॉडी से टॉक्सिक पदार्थों को बाहर कैसे निकालते हैं। तो भैया आपने देखा होगा अपन मूत्र के द्वारा यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, या अन्य पसीने के द्वारा अपन कुछ मात्रा के अंदर कुछ जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है उनका करते हैं। तो जो अपनी बॉडी के लिए एक्सिस मात्रा के अंदर जो हो, या अपन ये कहें जो हार्मफुल हो, उनको अपन किसके साथ मिलाते हैं, जल के साथ ही उनको क्या करते हैं, अपन बाहर निकालने का कार्य अपन करते हैं। नेक्स्ट है, और बॉडी रिमेन फिट, यानी जल पर्याप्त मात्रा में यदि अपन पीते हैं तो अपनी बॉडी क्या रहती है, फिट रहती है, हेल्दी यानी स्वस्थ रहती है,
एंड एनर्जेटिक और ऊर्जा युक्त रहती है। कई बार अपन देखते हैं अपन पानी नहीं पीते हैं, जब पानी बहुत कम मात्रा के अंदर पर पीते हैं तो अपनी उपापचय क्रियाएं जो है वो स्लो हो जाती है, यानी वो प्रॉपर मात्रा के अंदर नहीं चल पाती है। भोजन का डाइजेशन भी क्या होता है सही रूप से नहीं हो पाता है, तो सर्कुलेशन भी सही रूप से नहीं हो पाएगा। जब सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, डाइजेशन नहीं हो पाएगा, हमें बॉडी क्या मिलेगी, एनर्जी नहीं मिल पाएगी। और जब हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो अपनी बॉडी स्वस्थ नहीं रहेगी, फिट नहीं रहेगी और अपन क्या रहेंगे, आलस की तरह रहेंगे। कई बार आपने देखा भी होगा, हमें नींद आती है और आलस सा आता है तो अपन उठा के पानी पी लेते हैं, और पानी पीते एक बार शरीर के अंदर तंदुरुस्त यानी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर आ जाती है। अपन ये कह सकते हैं कि जो आलस था वो धीरे धीरे क्या हो गया, गायब हो गया। तो पानी क्या करता है, हमारे शरीर को फिट बनाए रखता है, हेल्दी बनाए रखता है और एनर्जेटिक भी बनाए रखता है। थर्ड है द फाइबर अमाउंट्स ऑफ बॉडी इन मेंटेन बाय वाटर विच इम्प्रूव इम्यून सिस्टम, यानी पानी जो है वो शरीर में रेशों की यानी जो फाइबर्स की मात्रा है उसको भी पर्याप्त मात्रा में बनाए रखता है। और जब फाइबर अपनी बॉडी के अंदर पर्याप्त मात्रा में रहेंगे तो अपनी बॉडी की जो इम्यून पावर जो है, जो प्रतिरक्षी क्षमता है या रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो भी क्या रहेगी, प्रॉपर मात्रा के अंदर क्या रहेगी, सही रहेगी। या अपन ये कह सकते हैं कि रेशों को यदि प्रॉपर मात्रा के अंदर अपन मेंटेन कर लेते हैं तो अपनी जो बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फोर्थ पॉइंट है इट प्रिवेंट डिपोजिशन ऑफ अननेसेसरी फैट, पानी पर्याप्त मात्रा में यदि अपन पीते हैं तो हमारी बॉडी पर जो अनावश्यक मात्रा की जो फैट जमा हो जाती है वो भी क्या हो जाती है, उससे भी अपन बचा जा सकता है। यानी बॉडी के अंदर जो फैट जमा हो जाती है, कई बार मोटापा आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आप पानी बहुत मात्रा में पिएंगे तो मोटापा नहीं आएगा, लेकिन अनावश्यक रूप से जो फैट जो डिपोजिशन जो होता है अपनी बॉडी के अंदर, उससे अपन क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। अगला पॉइंट नंबर 5, देयर इज लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एलर्जी इफ़ वी ड्रिंक सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी क्या कह रहा है कि पर्याप्त मात्रा के अंदर यदि अपन जल पीते हैं, पर्याप्त मात्रा के अंदर यदि अपन शरीर में जल लेते हैं तो शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी होने की आशंका कम हो जाती है। ऐसा नहीं कहते एलर्जी होगी नहीं, लेकिन वो आशंका जो है कम हो जाती है। कई बार अपन कहते हैं कि साहब जर्दा पुड़िया सुपारी गुटखे नहीं खाएंगे कैंसर होता है, तो कैंसर उनके भी होता है जो नहीं खाते हैं, बिल्कुल उनको टच नहीं करते उनके भी होता है, लेकिन संभावनाएं क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जैसे मैं ये कहूँ कि 100 आदमी में से जो जर्दा खाने वाले के यदि 70 के कैंसर होता है तो नहीं खाने वालों के 2 के होता है। जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो आशंका क्या है वो कम हो जाती है। उसके बाद में इट प्रिवेंट फ्रॉम लंग्स इन्फेक्शन, अस्थमा एंड इंटेस्टाइनल डिजीज, यानी पानी से पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो अपन फेफड़ों के संक्रमण से, अस्थमा है और आंत में होने वाले रोगों से भी क्या हो सकता है, अपन बच सकते हैं। अब इनसे कैसे बच सकते हैं, क्योंकि सर्कुलेशन सही तरीके से होगा, श्वसन क्रिया प्रॉपर व्यवस्था के अंदर रहेगी, डाइजेशन प्रॉपर मात्रा के अंदर होगा, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है वो प्रॉपर मात्रा के अंदर बाहर निकलेंगे। तो ये वगैरह अब जो अपनी आंत वगैरह है या अपने फेफड़े वगैरह हैं या अपना लंग्स वगैरह, अपनी ये कहेंगे जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल है वो बिल्कुल क्या रहेगी, ठीक रहेगी तो अपने रोगों से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। अगला नंबर 6 क्या, इट प्रिवेंट ऑल्सो फ्रॉम स्टोन फॉर्मेशन इन आवर बॉडी, यानी पर्याप्त मात्रा में यदि अपन जल पीते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर होने वाली पथरी जो होती है, स्टोन जो होती है, उससे भी क्या खतरा जो है वो भी कम हो सकता है। ऐसा नहीं कि पथरी नहीं होगी, लेकिन कई बार क्या है कम होता है। आपने देखा भी होगा जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो पथरियाँ जो होती है, जो अपने मूत्राशय के अंदर होती है, डॉक्टर कई बार उसको यह कहता है कि आप लिक्विड बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर पिएँ, तो पानी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर पिएंगे तो जब मूत्र उत्सर्जन करेंगे उसके साथ तो पथरी क्या होती है, निकल जाती है, तो पथरी खतरे से भी क्या हो सकता है, बचा जा सकता है। तो ये तो थे जल के गुण। अब है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेड वाटर, यानी जब दूषित जल अपन पिएंगे, दूषित जल कौन सा, जिससे कंटामिनेट जीवाणु है, वायरस है या अन्य कोई सूक्ष्म जीव उसके अंदर मिला हुआ हो जो हमें आंखों से दिखने वाला हो और चाहे वो आंखों से नहीं दिखने वाला हो, यदि वो पानी के अंदर मिला हुआ हो तो उस पानी को पीने से क्या क्या अपनी बॉडी के अंदर नुकसान हो सकते हैं, कौन कौन से डिजीज अपनी बॉडी के अंदर हो सकते हैं, उन चीज़ों को अपन देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पोल्यूटेड वाटर कंटेन पैथोजन सच एज बैक्टीरिया, वर्म, प्रोटोजोआ एंड वायरस कैन कॉज डिजीज। ये क्या कह रहा है कि दूषित जल में जो पोल्यूटेड वाटर है उसमें कई प्रकार के पैथोजन यानी रोग कारक होते हैं, जैसे बैक्टीरिया यानी जीवाणु है, वर्म मतलब कर्मी है, प्रोटोजोआ है और वायरस यानी विषाणु जो है, ये जो है रोग उत्पन्न करते हैं अपनी बॉडी के अंदर।
कब? जब ये पोल्यूटेड अपन वाटर पानी जो है प्रदूषित पानी अपन पिएंगे, क्योंकि दूषित पानी के अंदर क्या क्या पाया जाता है? ये पैथोजेंस पाए जाते हैं, और जैसे ही अपनी बॉडी के अंदर ये एंटर करेंगे, एंटर करते ही क्या करेंगे? अपनी बॉडी के अंदर ये डिजीज फैलाएंगे। कौन कौन सी डिजीज फैलाते हैं? या दे एंटर इनटू बॉडी विद वाटर एंड द कॉज फॉलोइंग डिजीज। जैसे ही ये अपनी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, कौन? ये पैथोजेंस, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, या वर्म हो, या प्रोटोजोआ हो, जैसे अपन बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। अब आप ये कहेंगे साहब ये बॉडी के अंदर एंटर कैसे करेंगे? हमारी बॉडी के चारों ओर त्वचा है, तो भैया जहाँ से अपन पानी पीते हैं पानी के साथ चले जाएंगे, जहाँ अपन भोजन करते हैं भोजन के साथ चले जाएंगे। यानी ये कंटामिनेट जो है, पैथोजेंस जो हैं, अपनी बॉडी के जो संपर्क में आएंगे तो वो क्या कहते हैं? बॉडी के अंदर जाएंगे, अंदर जाकर क्या करेंगे? कई प्रकार की डिजीज को ये क्या करेंगे? पैदा करेंगे। जैसे हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा यानी हैजा, टाइफाइड, जॉन्डिस यानी पीलिया, डिसेंट्री यानी पैचिस यानी पेट के अंदर दर्द होना, ये इतने सारे रोग क्या करेंगे? ये पोल्यूटेड वाटर को पीने से ये होगा। और एक रोग लिख रखा है नारू रोग। ये जो नारू रोग भी क्या है? राजस्थान के अंदर एक खतरनाक इसका प्रकोप था, और कैसे होता है वो अपन इसको पढ़ेंगे। तो दूषित वाटर को यदि पिएंगे तो कई प्रकार के जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, प्रोटोजोआ ये अपनी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे, और एंटर होकर क्या करेंगे? रोग पैदा करेंगे। सीधे सीधे शब्दों में अपने एक ही लाइन में ये कह सकते हैं, यदि प्रदूषित पानी, दूषित पानी पिएंगे तो अपनी बॉडी रोगग्रस्त हो जाएगी, चाहे वो कौन सा ही रोग हो। अब वो रोग खतरनाक भी हो सकता है, घातक भी हो सकता है, या फिर नॉर्मल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन अपनी बॉडी क्या हो जाएगी? रोग युक्त हो जाएगी। अब इसके अंदर एक डिजीज लिख रखी है नारू, जिसमें राजस्थान के अंदर हड़कंप मचा रखी थी। इसका अपन स्टडी करते हैं कि नारू डिजीज क्या है। अब अपन देखते हैं नारू डिजीज क्या होती है। तो इसमें देखो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता है कि इसका पैथोजेंस क्या है, उसका क्या नाम है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट पॉइंट लिख रखा है नारू डिजीज वॉज मेजर प्रॉब्लम ऑफ राजस्थान, यानी नारू रोग जो है एक समय राजस्थान में गंभीर समस्या थी। अब नहीं है, क्योंकि नारू इरिडिकेशन प्रोग्राम जब चला गया था उस समय इसको ख़त्म कर दिया गया था। तो एक समय क्या है, खतरनाक समस्या थी राजस्थान की। इसका पैथोजेंस है ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। क्या नाम है? ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। सामान्य नाम क्या है इसका? नारूकर्मी, नारू वार्म भी बोलते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नेम जो है वो है ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये होता किस तरीके से नारू रोग। जब अपन दूषित पानी पीते हैं, कंटामिनेटेड वाटर जब अपन पीते हैं, तो उस कंटामिनेटेड पानी की वजह से क्या होता है? नारू रोग होता है। ये अभी आपको बताया था कि दूषित जल पीने से जो है पैथोजेंस जो है अपनी बॉडी के अंदर, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, ये अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, और एंटर करने के बाद क्या करते हैं? बॉडी के अंदर डिजीज क्या प्रोड्यूस ये करते हैं। अब देखो ये कैसे करते हैं। फर्स्ट में क्या लिखा? फीमेल एग एंड लार्वा प्रेजेंट इन वाटर, यानी जो मादा कर्मी के जो एग जो होते हैं, या जो अंडे होते हैं, या अपने कहें कि लार्वा जो होते हैं, ये किस में उपस्थित होते हैं? पानी के अंदर। जैसे ये एग है इसके, या मान लीजिए ये लार्वा है, ये किसके अंदर प्रेजेंट हैं? पानी के अंदर प्रेजेंट है, इस वाटर के अंदर क्या है? प्रेजेंट है। अब अपन इस पानी को पिएंगे, क्योंकि ये तो पहले निश्चित है कि दूषित पानी अपन पीते हैं, पोल्यूटेड वाटर जब अपन पीते हैं तभी डिजीज होगी। तो जब इस पानी को मनुष्य पीता है, कंटामिनेटेड वाटर ड्रिंक बाय ह्यूमन, यानी प्रदूषित जो पानी है, दूषित जो पानी है उसको मानव पीता है, तो जैसे पिएगा निश्चित तौर पर अपन मानते हैं कि ये जो लार्वा है और एग जो है वो अपनी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगी। क्लियर है? क्योंकि पानी तो अपन पी रहे हैं, और पानी के साथ, पानी के अंदर ही उपस्थित हैं कौन? लार्वा और ये एग। और जब पानी अपन इसको पिएंगे तो पानी के साथ या भोजन के साथ अपनी बॉडी के अंदर क्या हो गया? ये एंटर हो गई। क्लियर है? अब क्या लिख रखा है थर्ड पॉइंट के अंदर? पेनेट्रेट होस्ट स्टोमक एंड इंटेस्टाइनल वॉल एंड माइग्रेट सरफेस ऑफ स्किन स्पेशली लेग्स। ये क्या कर रहा है? जैसे अपन पानी पीते हैं, उस पानी के साथ ये कौन? एग और लार्वा किसके? इसके नारू के। किस में चले जाएंगे? अपनी बॉडी के अंदर, यानी स्टोमक के अंदर चले जाएंगे, इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर चले जाएंगे, फिर वहाँ से माइग्रेट हो जाएंगे जस्ट अपनी स्किन की जो लेयर होती है उसके नीचे, यानी अपनी त्वचा के जस्ट नीचे ये वहाँ से माइग्रेट हो जाएंगे। माइग्रेट कहाँ से होंगे? स्टोमक और इंटेस्टाइनल वॉल से। ठीक है? स्पेशली जो अपनी पैर की त्वचा होती है उसके नीचे जाकर क्या होते हैं? जमा
हो जाते हैं। हालांकि पूरी बॉडी में हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली अपन जो बता रहे हैं वो पैर पे ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ जाकर पैर की जो त्वचा जो होती है अपने उसके नीचे क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और वहाँ ये जाकर एकत्रित होने के बाद वहाँ पर फफोले बनाते हैं, यानी ब्लिस्टर फॉर्म ब्लिस्टर ऑन स्किन, यानी त्वचा पर जहाँ जहाँ ये त्वचा के नीचे जाकर इकट्ठे होते हैं वहाँ त्वचा पर जाकर ये किसका निर्माण करते हैं, ब्लिस्टर यानी फफोले का निर्माण ये करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, फफोलों का निर्माण करते हैं। कुछ टाइम बाद सर्टेन, या आप ये कहेंगे आफ्टर 1 ईयर, यानी 1 साल के बाद जब ये जनन करने योग्य हो जाते हैं, कौन, ये लार्वा और एग ये मेच्योर हो जाते हैं और अगली पीढ़ी के अंदर जनन करने जब योग्य होते हैं, उस समय ये इन फफोलों से बाहर निकलते हैं। यानी त्वचा के ऊपर जो फफोले बनते हैं उन फफोलों से क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलने वाली जो स्थिति होती है बहुत ही भयानक दर्दनाक स्थिति होती है और एक डेंजरस स्थिति होती है। उस समय इतना भयंकर तरीके से उसके पेन होता है और जब वहाँ से नारुए निकलते हैं और इनको पकड़ पकड़ के निकाले जाते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, यूँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये त्वचा के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पे फफोले हो जाते हैं। और जब फफोलों से क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो एक अपनी ये मान के चलते हैं बहुत ही भयानक और दर्दनाक कंडीशन उसकी बन जाती है बेचारे की, जिसके नारू रोग हो जाता है। तो वहाँ से क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। तो ये तो था नारू डिजीज की किस तरीके से नारू डिजीज या रोग होता है। क्लियर है कैसे हुआ, क्योंकि ये पानी के अंदर इसके लार्वा और एग होते हैं, इस पानी को हम पीते हैं, पीने से अपने बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे, एंटर होकर स्टोमक में या इंटेस्टाइनल वाल में चले जाते हैं। वहाँ से माइग्रेट कहाँ हो जाएंगे, अपनी त्वचा के नीचे, और त्वचा के नीचे जहाँ इकट्ठे होंगे वहाँ पर क्या करें, ब्लिस्टर फफोला बनाएंगे। फिर इन फफोलों से क्या करते हैं, ये जो मादा होती है, फीमेल जो होते हैं, ये फीमेल वर्म एनर इमर्ज फ्रॉम स्किन बाय ब्लिस्टर, इन फफोलों से ही क्या करते हैं, वो जो मादा होती है वो बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलने वाली स्थिति क्या होती है, दर्दनाक और क्या होती है, खतरनाक होती है। अब ये एक राजस्थान के अंदर जब हुआ था तो ये नारू इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया गया। जब ये रोग हो गया था तो एक नारू इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया गया। ये नारू इरेडिकेशन प्रोग्राम क्या था, इस प्रोग्राम के अंदर लोगों को अवेयरनेस पिलाई गई, यानी लोगों को सचेत किया गया या उन लोगों को बताया गया, उनको जानकारी दी गई कौन कौन सी कि आप इस दूषित पानी को नहीं पिए। अब दूषित पानी कौन सा, अपन कई बार अपन कई जगहों पर ऐसा देखते हैं कि जोड़ा भरा हुआ है पानी का, तालाब पानी का भरा हुआ है, उसके अंदर क्या गाय भैंस भेड़ बकरी सब पानी पीते हैं, उसी के अंदर बैठते हैं, मल मूत्र का विसर्जन करते हैं और उसी पानी को कई बार क्या होता है अपन पी लेते हैं। तो ऐसा पानी मतलब कौन सा पानी, ऐसा पानी जिसके अंदर गंदगी हो, जिसके अंदर कंटामिनेटेड ये जो पैथोजेंस हो, यानी अपन वहीं पर कपड़े धो रहे हैं, वहीं पर हाथ धो रहे हैं, उसी पानी को अपन पी रहे हैं। तो ऐसे पानी से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया गया कि ऐसे पानी से आप दूर रहें। साथ उनको बताया गया कि जो भी आप पानी पीते हैं उसको उबाल कर ठंडा करके पिए, ताकि जो इसके अंदर जो वायरस वगैरह है या जो इसके अंदर डिजीज जो पैथोजेंस जो है उनको क्या कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए और अपनी बॉडी की क्या कीजिए, साफ सफाई रखी जाए और दूषित पानी से क्या हो, दूर। तो इस तरीके से ये जो इरेडिकेशन जो प्रोग्राम चलाया गया था, उस इरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत इस नारू रोग को क्या है, राजस्थान के अंदर खत्म कर दिया गया था। उसके बाद में क्या है, इसको लोग इसके प्रति जागरूक होने लगे और ये रोग धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन जब ये था तो राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो फूड एंड ह्यूमन हेल्थ का सेकंड टॉपिक जो अपन पढ़ रहे थे वो वाटर था, जल। अब आप कहेंगे साहब जल के बारे में जानकारी जानते थे, आपको पहले मैंने कहा था आप जानते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जो आप नहीं जानते हैं और आपको पढ़ने से लगा भी होगा कि ऐसी चीज़ें जो अपन जल के साथ क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या ले रहे हैं, इन चीज़ों से हमें जिनकी जानकारियाँ नहीं थी और कौन कौन से रोग ऐसे हो सकते हैं, जल की प्रॉपर्टी क्या है, दूषित जल के क्या गुण होते हैं, दूषित जल पीने से क्या जो लॉस हो सकते हैं, इन सब चीज़ों की हमें जानकारी वाटर के द्वारा मिलती है। तो आप इसको याद ढंग से करेंगे, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेकिन साथ साथ अपने डेली रूटीन के अंदर भी इसका ध्यान रखेंगे ताकि ऐसे डिजीज से अपने को बचा जा सके। यदि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।